नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे आसपास की हर चीज, ये पूरी दुनिया आखिर बनी किस चीज से है? सदियों तक बड़े बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक ये मानते थे कि हर पदार्थ का एक सबसे छोटा, न टूटने वाला हिस्सा होता है, जिसे कहते हैं परमाणु या एटम। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी सादी थी? बिल्कुल नहीं। आज हम एटम के अंदर की उस छिपी हुई दुनिया की एक बहुत ही रोमांचक खोज पर निकलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या एटम सच में अविभाज्य है, जैसा कि डाल्टन ने कहा था, या फिर उसके अंदर भी कुछ राज छुपे हैं, कुछ और भी छोटे कण मौजूद हैं? बस यही एक सवाल था जिसने 19वीं सदी के वैज्ञानिकों को एक बिल्कुल नई राह पर डाल दिया। और जानते हैं पहला सुराग कहाँ से मिला? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से। अरे, जैसे सूखे बालों में कंघी घुमाकर उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाना, वो कंघी कैसे कागज को अपनी तरफ खींच लेती है, ये बताता था कि चीजों को आपस में रगड़ने से उनमें एक चार्ज पैदा होता है। पर ये चार्ज आता कहाँ से था? इसका मतलब तो साफ था कि एटम के अंदर जरूर कोई चार्ज वाले कण मौजूद हैं, और बस यहीं से धारणा टूटने लगी कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली किरदारों से, वो कण जिन्होंने परमाणु के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सीन में सबसे पहले एंट्री हुई इलेक्ट्रॉन की। इसे खोजा था ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे टॉमसन ने। ये एक नेगेटिव चार्ज वाला कण था और इसका वजन मतलब मास लगभग न के बराबर था। ये खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। क्यों? क्योंकि इसने पहली बार ये साबित किया कि एटम अविभाज्य नहीं है, उसके अंदर भी कुछ है। इसके बाद ई गोल्डस्टीन ने एक और चीज खोजी, एक पॉजिटिव चार्ज वाली रेडिएशन, जिसे कैनाल रे कहा गया। और इसी से पता चला हमारे दूसरे हीरो प्रोटॉन का। अब मजेदार बात यह थी कि प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज था जितना इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन पॉजिटिव। और इसका वजन इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना ज्यादा था। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही थी। एटम में नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी। और फिर काफी सालों बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने तीसरे और आखिरी मुख्य कण को खोज निकाला, न्यूट्रॉन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इस पर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था, और इसका वजन लगभग प्रोटॉन के बराबर ही था। तो अब हमारे पास 3 खिलाड़ी थे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन। अब सबसे बड़ी पहेली ये थी कि ये तीनों कण एटम के अंदर रहते कैसे हैं, किस तरह से जमे हुए हैं। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल्स बनाने शुरू किए, ठीक वैसे ही जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग का पहला नक्शा बनाता है। पहला मॉडल दिया जे टॉमसन ने ही। इसे प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। सोचिए, उन्होंने कल्पना की कि पूरा एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, जैसे तरबूज का लाल वाला हिस्सा, और इलेक्ट्रॉन उसमें वैसे ही धसे हुए हैं जैसे तरबूज के बीज। ये मॉडल उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा था, क्योंकि ये समझा रहा था कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव। लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। और फिर आया एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने इस तरबूज वाली सीधी सादी तस्वीर को चकनाचूर कर दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर असल में है कहाँ। अपने एक्सपेरिमेंट के नतीजों को देखकर रदरफोर्ड इतने हैरान हुए कि उन्होंने कहा, यह नतीजा उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक 15 इंच के तोप के गोले को एक टिश्यू पेपर पर मारे और वो गोला पलटकर आपको ही लग जाए। आखिर ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर तेज रफ्तार अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की, और उन्हें 3 हैरान करने वाली बातें दिखी। एक, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पन्नी के सीधे आर पार निकल गए, जैसे वहां कुछ हो ही ना। 2, कुछ पार्टिकल्स अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ गए। और 3, जो सबसे चौंकाने वाला था, लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पर वापस लौट आया। इन नतीजों ने एटम की पूरी कहानी ही बदल दी। रदरफोर्ड ने कहा, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए, इसका मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। जो कुछ पार्टिकल्स मुड़े, उसका मतलब था कि सेंटर में कोई बहुत छोटी, भारी और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस या नाभिक। और वो एक पार्टिकल जो वापस आया, उसने ये साबित कर दिया कि एटम का लगभग सारा वजन इसी छोटे से न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी।
ये मॉडल ये नहीं समझा पा रहा था कि एटम स्थिर यानी स्टेबल कैसे रहता है। देखिए, फिजिक्स का एक नियम कहता है कि अगर कोई चार्ज वाला पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो वो लगातार एनर्जी छोड़ेगा। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भी घूमते घूमते अपनी सारी एनर्जी खो देनी चाहिए और एक स्पाइरल रास्ते पर चलते हुए सीधा न्यूक्लियस में जाकर गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम 1 सेकंड भी नहीं टिक पाता, सब खत्म हो जाता। पर हम जानते हैं कि एटम तो स्टेबल होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए मैदान में उतरे नील्स बोर। उन्होंने एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास तय ऑर्बिट्स या कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें एनर्जी लेवल या शेल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तक वो इन खास कक्षाओं में घूमते हैं वो कोई एनर्जी नहीं खोते। बोर ने इन एनर्जी लेवल्स को K, L, M, N जैसे नाम दिए। उन्होंने बताया कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन एक खास नियम से भरे जाते हैं, जिसे बोर और बरी ने मिलकर दिया 2n²। मतलब पहली कक्षा K शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरी यानी L शेल में 8 और तीसरी यानी M शेल में 18, और इसी तरह आगे भी। तो अब जब हम एटम की अंदरूनी बनावट को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, आइए देखते हैं कि यही बनावट किसी तत्व की असली पहचान, उसकी आइडेंटिटी कैसे तय करती है। किसी भी तत्व की असली पहचान होती है उसकी परमाणु संख्या, जिसे हम Z से दिखाते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या है। जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है तो उसकी परमाणु संख्या 1 है, कार्बन में 6 है तो उसकी 6 है। ये नंबर हर तत्व के लिए यूनिक है, बिल्कुल किसी पहचान पत्र की तरह। और दूसरी जरूरी चीज है द्रव्यमान संख्या, जिसे A से दिखाते हैं। ये न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। क्योंकि एटम का लगभग सारा वजन उसके न्यूक्लियस में ही होता है, तो ये नंबर हमें एटम का कुल वजन बताता है। अब यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, समस्थानिक या आइसोटोप्स। ये एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो एक जैसी होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन को ही देख लीजिए, इसके तीनों रूपों में प्रोटॉन तो एक ही है, इसलिए ये तीनों हाइड्रोजन ही है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने से इनका वजन अलग अलग हो जाता है। तो क्या फर्क पड़ता है इससे? बहुत ज्यादा। आइसोटोप्स के इन खास गुणों की वजह से इनके इस्तेमाल भी बहुत खास होते हैं। जैसे यूरेनियम का एक आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होता है, और आयोडीन का एक आइसोटोप घेंगा रोग के इलाज में काम आता है। तो डाल्टन के न टूटने वाले एटम से लेकर बोर के सोलर सिस्टम जैसे मॉडल तक विज्ञान ने एक लंबा सफर तय किया। बोर का मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। इसने तो बस एक और भी गहरी और भी अजीब हकीकत का दरवाजा खोला था। वो क्या है? ये सवाल हमें क्वांटम मैकेनिक्स की एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा।